नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक राय। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इस लोकतंत्र के महापर्व में हर एक सीट, हर एक समीकरण के बारे में एबीपी लाइव आपके लिए अलग अलग जानकारियां लेकर के आया है। हम हर एक लोकसभा वार आपको जानकारी दे रहे हैं और इस वीडियो में जिस लोकसभा सीट के बारे में हम आपके लिए जानकारी लेकर के आए हैं वो सीट है मथुरा की। मथुरा वो सीट जो पिछले 3 दशक से एक हॉट सीट के रूप में मानी जाती है। एक ऐसी पार्टी जिसने मथुरा को अपने एजेंडे में पिछले 3 दशक से रखा हुआ है और नारा भी एक समय पर होता था एक पार्टी का कि अयोध्या सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उस नारे की और सीट जो है वो है मथुरा। मथुरा का सियासी समीकरण क्या है, वहाँ के प्रत्याशी जो हैं उनकी कितनी एक्सेप्टेंस है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार परवेज सर हैं। परवेज सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार विवेक जी। परवेज सर, मथुरा सीट की सर बात करें उसके पहले मथुरा का इतिहास, मथुरा का भूगोल, मथुरा क्यों खास है, मथुरा जो कृष्ण की नगरी है, जो प्रेम की नगरी है, उसके बारे में सर कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, क्या कहते हैं विवेक जी, मथुरा बेसिकली मथुरा के लिए पूरी एक गीता उपलब्ध है जिसमें मथुरा का सारा सब कुछ है। मथुरा का प्रेम, मथुरा का संस्कार, मथुरा का न्याय, धर्म युद्ध, धर्म क्या है, सब कुछ विश्लेषित करने के लिए और उसके एक एक पल को आगे बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी पुस्तक है जिससे किसी भी इंसान को, किसी भी मानव को, किसी धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर एक जीवन दर्शन मिलता है। तो मथुरा अपने आप में कई तरीकों से ख़ास है। मथुरा जो कुछ गीता में लिखा गया, उसके बाद हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कविता लिखी जिससे दुनिया में बहुत मशहूर हुआ, जो शोहरत हुई, जो पढ़ाई भी जाती है हम लोगों को, छात्रों में। तो मैं उसकी 4 लाइनें आपको कोट करता हूँ, तो आप उससे समझिए कि मथुरा कितना ख़ास है और मथुरा के लिए क्या बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि रामधारी सिंह जी ने लिखा है कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। तो देखिए, आप उस तरह से देखिए तो इन 4 लाइनों में दिनकर जी की सब कुछ छुपा हुआ है। प्रेम, नीति, अनीति, कुनीति और आधुनिक राजनीति से अगर आप जोड़िए तो राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है इस समय, नीति, कुनीति और अपने को सत्ता में हासिल करने के लिए छल बल कल, वो सब कुछ इस 4 पंक्ति में रामधारी सिंह जी ने लिख दिया था। तो मथुरा निश्चित रूप से सभी वर्गों के लिए ख़ास है और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि उनका 1990 का वो नारा कि अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात को दोहराया है अभी 2 दिन पहले ही कि अयोध्या भी हो गया और काशी भी हो गया और अब ब्रज की बारी है, मथुरा की बारी है। तो ये उसी भारतीय जनता पार्टी की लाइन का बढ़ा हुआ संकेत है। आप सभी लोग भी जानते हैं, आपके दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि मथुरा को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है, जो लोकल की अदालतों के साथ हाई कोर्ट में भी है। तो उस पर बहुत ज़्यादा बात करने की गुंजाइश नहीं है इस चुनावी माहौल में, लेकिन वो एक ऐसा सिंबॉलिक जगह है जहाँ से दुनिया की जो नीति है, उसे राजनीति मत कहिए, दुनिया की नीति है, मानवता और धर्म की स्थापना की जो नीति है, उसका वो गढ़ है मथुरा। तो इसीलिए मथुरा में शायद भगवान कृष्ण के दौर से वो परंपरा होगी कि मथुरा का पेड़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है, लोग जानते हैं। तो मिठास का प्रतीक भगवान कृष्ण, और उनके साथ जो आधुनिक दौर की मिठाइयाँ हैं वो भी। ठिठोलियाँ भी मथुरा की मशहूर है, बरसाने की लट्ठ मार होली, लट्ठ मतलब आप समझते हैं एक छड़ी और मार मारने पिटाई। तो वो जो प्रेम है, प्रेम की पिटाई का जो प्रतीक है वो भी मथुरा में ही है। और जब सांप्रदायिक उन्माद अपने पूरे चरम पर था
तब वहाँ मथुरा के लोगों ने कभी भी आपस में कोई विक्षेप नहीं पैदा किया, वहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा कभी नहीं हुआ। और उस दौर में भी वहाँ के लोग सपा बसपा और बाकी लोगों से और भाजपा या उग्र हिंदुत्व की लाइन से अलग हटके कांग्रेस के विधायक जिताते रहे। लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियाँ बदली हैं। सर, हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आएँ और सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी कर लेते हैं, क्योंकि सिटिंग सांसद जो हैं हेमा मालिनी, जो कि सिने स्टार भी हैं, 2014 में जीती, 2019 में जीती, 2024 में ये बात लंबे समय तक चली कि शायद उनका टिकट कट जाएगा। उम्र के लिहाज की बात भी कही गई कि वो 75 के करीब पहुंचने वाली हैं। बाकी वो एक्सेप्टेंस की बात कि शायद अपने लोगों के बीच में बहुत एक्टिव नहीं रहती, तमाम बातें चल रही थी। पर एक बार फिर से उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इस बार उनका जो उनकी जो एक्सेप्टेंस है मथुरा में, वो आप कितनी देख पा रहे हैं? और सबसे खास और दिलचस्प बात ये कि रालोद भी अब मथुरा में अलग अलग समय पर अपना दावा ठोकती आई है, पर वहाँ से सिर्फ जयंत चौधरी एक बार चुनाव जीत पाए। उनके परिवार के लोग वहाँ से चुनाव लड़े पर हार गए। इस बार जयंत चौधरी भी हेमा मालिनी के लिए प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हेमा मालिनी का जो कैंडिडेचर है वो कितना इम्पैक्ट डाल पा रहा है और लोग कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? देखिए, विवेक जी, इस बात को समझिए कि 2024 का पार्लियामेंट्री चुनाव जो हो रहा है हमारे देश में, वो पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें प्रत्याशी का महत्व तो गौण हो गया है। ये चुनाव मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए होने लगा है। लोगों में ये धारणा हो गई है कि योगी आदित्यनाथ को शक्ति देने के लिए ये चुनाव हो गया है। जनता भी ये चाहती है कि भविष्य में जब कभी कोई ऐसी परिस्थितियां बने या भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व स्विचओवर हो, तो उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम इस बात के लिए चाहती है कि मोदी के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ बने। तो वो उसी हिसाब से जनता कैंडिडेट की जगह योगी और मोदी के चेहरे को देखकर चुनाव वोट कर रही है। तो हेमा मालिनी जी कितना उनका कैंडिडेचर कितना प्रभाव डाल रहा है या डालेगा, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दूसरा, ये बात भी सही है कि हेमा मालिनी बहुत मथुरा में सक्रिय नहीं रही हैं, जन उपलब्ध नेता नहीं रही हैं। लेकिन एक और इसी के साथ अगर पॉजिटिव वे में देखें तो एक अच्छी बात है कि हेमा मालिनी कभी मथुरा के किसी विवाद में नहीं रही हैं। जो लोकल की पॉलिटिक्स होती है, नेताओं की, जातियों की आपस में एक दूसरे की मदद न करने की या एक किसी पक्ष को ज़्यादा फेवर करने की, तो कम से कम हेमा मालिनी के साथ ये समस्या भी नहीं है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कैडराइज पार्टी है, तो वो अपने सांसद से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं भी नहीं करती है। वो अपने संगठन में अपनी बात कह लेती है, उसका जो मातृ संगठन है आरएसएस में अपनी बात कह लेती है, लोकल के क्षेत्रीय विधायकों से बात कह लेती है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इतना कॉरपोरेट जैसा है कि मतलब एक आदमी ना भी एक्सेप्ट मतलब मिले जुले, अगर एक व्यक्ति मतलब जो सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें अगर एक आदमी कोई ऐसा है जो उपलब्ध नहीं होता है तो उनके सिस्टम पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जनता के काम थोड़े थोड़े होते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि, और उनका विरोध भी नहीं है अभी इस तरह का। पहली बार पिछले 2019 के चुनाव में तो कई जगह हेमा मालिनी का विरोध भी हुआ था, लेकिन इस बार तो हेमा मालिनी का कोई विरोध भी नहीं हो रहा है। अब अंदर जनता पेट में क्या रखा हुआ है या जो भाव नहीं व्यक्त कर रही है वो दूसरा विषय है, लेकिन मुखर विरोध भी नहीं हो रहा है। इत्तेफाक की बात यह है कि जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है वो मथुरा, और जयंत चौधरी उनके साथ भी हैं, और जयंत चौधरी के लोग प्रचार भी कर रहे हैं, जयंत चौधरी के लोग मिलजुल भी रहे हैं। जयंत खुद हेमा मालिनी के साथ प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। और हेमा मालिनी भी जाट समाज से ताल्लुक़ रखने वाली महिला हैं। उनके पति धर्मेंद्र जी जाट हैं, बाकी हरियाणा के हैं, हरियाणवी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई उनका बहुत उनके मुकाबिल जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस और सपा के, वो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत उलटफेर करने या उनके कद के बराबर हैं। अच्छा सर, आपने बाकी प्रत्याशियों का जिक्र जब कर लिया तो हम सपा के प्रत्याशी पर आते हैं। मुकेश धनगर,
उनको प्रत्याशी बनाया गया। उनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, क्यों सपा ने उनको चुना, उसके पीछे की रणनीति आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, समाज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति तो वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन वो चूंकि वो भी एक तरह से क्या कहते हैं बहुत पॉपुलर नाम नहीं है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, बाकी चीज़ें रही होंगी, थोड़ा आर्थिक रूप से भी समृद्ध हैं, लेकिन राजनीतिक फलक पर धनखड़ साहब का कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। तो स्थानीय स्तर पर वो कैसे समीकरण बिठाते हैं और कैसे सामंजस्य बना पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी विवेक जी। सर, अगर बसपा की बात करें, सुरेश सिंह रिटायर्ड आईआरएस बताए जा रहे हैं, उनको टिकट दिया है, उसके पीछे की रणनीति बसपा की आप समझ पा रहे हैं कुछ? देखिए, बसपा की भी राजनीति कमोवेश भाजपा जैसी है। बसपा भी कैडराइज पार्टी है, उसके लोग अपना कॉर्डर पर बात करते रहते हैं, दलित समाज के साथ उनका जुड़ाव रहता है, वो लगातार काम करते रहते हैं। हालांकि इन दिनों कुछ 1-2 सालों से 3 सालों से ऐसा हुआ है कि मायावती जी बहुत फील्ड में नहीं निकल रही हैं, बहुत बात नहीं कर रही हैं, तो थोड़ा सा उनका कैडर वीक हुआ है। लेकिन बसपा के साथ भी भाजपा जैसी सिमिलर स्थिति ही है कि उनका भी वोटर एकदम कमिटेड है। और पिछले जो चुनाव हैं 2014 से, आप यूं 2014 से क्या देखिएगा, आप 2003-4 के बाद से देखना शुरू करिए कि विधानसभा चुनावों से लेकर और अभी पार्लियामेंट चुनाव तक बसपा का जो खास करके जाटव मतदाता है वो टस से मस नहीं होने के लिए तैयार होता है। काफ़ी वो जब बहुत ही निराश होता है तब इधर उधर होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा काम किया है, उस वर्ग को लाभार्थी वर्ग में तब्दील किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा उलट पलट है नहीं। दूसरा ये कि करीब करीब 13% मुस्लिम वोटर भी है मथुरा में, तो उसका रुझान कहाँ होता है, कैसा होता है, जैसे कि मैं आपको कल बातचीत में ये बता रहा था कि जब हम लोग अमरोहा की बात कर रहे थे तब मैं ये बता रहा था कि भाई पहले चरण में मुसलमानों ने जो जिस तरह से इंडिया गठबंधन को वोट किया और जिस तरह से सारी चीज़ें भुलाई, उस तरह से क्या वो मथुरा में भुलाते भी हैं तो बहुत इम्पैक्टफुल नहीं है, प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 13 से 14% या 17% कुल मिला के, शायद आज कोई बता रहा था कि 17% हो गया है मुस्लिम वोटर। तो वही हार जीत के अंतर को तय करने की स्थिति है। लेकिन अगर अंदर खाने कोई ऐसा उबाल चल रहा है, हमने तो जिन लोगों से बात की वो बहुत ज़्यादा उत्साहित या बहुत ज़्यादा विरोधी स्वर में नज़र नहीं आए हैं। ये चुनाव सर कहीं ना कहीं कुछ साइलेंट सा चुनाव है, कोई बहुत मुखर होकर के, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, किसी भी पार्टी का समर्थित व्यक्ति हो, बहुत कोई मुखर होकर के इस चुनाव में चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। देखिए, हम कई बार ये बात सोचते हैं अपने जहन में कि ये चुनाव अब आक्रामक वर्सेस कंप्रोमाइज्ड चुनाव है। जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं या क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनका कोई ना कोई ऐसा स्टेप है या उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने मुखर होकर या आक्रामक होकर राजनीति करने की स्थिति में नहीं है। इसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख से लेकर, पन्ना प्रमुख वो लोग होते हैं जो बूथ का काम देखते हैं, आप जानते ही होंगे, तो पन्ना प्रमुख से लेकर और प्रधानमंत्री तक की लड़ाई, प्रधानमंत्री जी लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, तो ये भी एक असर होता है कि मानवीय प्रवृत्ति है कि भाई हमारे पास तो कोई वोट मांगने आया नहीं, जो वोट मांगने आया वो दे दिया। ऐसा भी 2% फ्लोटिंग वोट होता है। लेकिन एक नई बात निकल कर आ रही है, अलग अलग दल के लोग ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से इस बार गवर्नेंस को लेकर, चीज़ों को लेकर, प्रधानमंत्री जी के वादों को लेकर बहुत नाराज़गी है। ये अभी देखना बाकी है कि जो लोग कह रहे हैं वो क्या किसी वैचारिक रास्ते के आदमी हैं या वो वास्तव में कॉमन मैन है या न्यूट्रल टिप्पणियां कर रहे हैं। एक पत्रकार को के पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं होता है कि वो ये भांप ले कि ये बात सामान्य रूप से कही जा रही है या पत्रकार को संदेश देने के रूप में हो रही है या इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ हैं। तो ये तो मतदान के दिन अंदाज़ा लगता है, क्योंकि अभी पहले चरण में मतदान प्रतिशत घटा है, जो इस बात का संकेत है कि मतदाता उदासीन है, मतदाताओं में उत्साह नहीं है।
तो ये दूसरे चरण के बाद समझ में आई ये चीज़ें कि भाई क्या है, क्यों उदार है। हालांकि हमने ये सुना है कि राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान का समय बढ़ाया जाए, वो इलेक्शन कमीशन जा रही हैं, तो क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन जो मथुरा का सिनेरियो है, जो मथुरा का चुनावी समीकरण मोटा मोटा यूँ कहें कि जड़ नहीं पत्तियों में दिखाई देता है, क्योंकि कोई पत्रकार या कोई सामाजिक कार्यकर्ता उसी को देखता है, पत्ती फल को देखकर ही अंदाज़ा लगाता है, और पेड़ की पत्तियां कितनी हरी हैं इसी से अंदाज़ा लगाता है। जड़ में क्या हो रहा है ये तो बिल्कुल संभव नहीं होता है पता कराना। तो पत्तियां तो अभी भारतीय जनता पार्टी को एज देती हुई दिखाई दे रही हैं, मथुरा में कम से कम। सर, अब लास्ट सवाल एक आपसे कर लेते हैं। तकरीबन 17.5 लाख वोटर हैं। इन वोटरों में जातिगत समीकरणों से इतर इश्यूज़ मथुरा में आपको क्या दिखते हैं? किन इश्यूज़ पर मथुरा का जो वोटर है वो वोट करने जा रहा है? वहाँ के लोग क्या इश्यूज़ मानते हैं, क्या समस्याएं अपनी मानते देखिए, समस्याएं बहुत हैं, और इसमें कोई ये मथुरा किसी समस्या से अलग नहीं है। मथुरा में भी वही स्वास्थ्य की समस्या, वही सड़क की समस्या, वही पानी की समस्या, वो समस्याएं बहुत हैं, शिक्षा की समस्याएं बहुत हैं। या यूं एक शेर के ज़रिए समझिए कि वादे ने तेरे सारे इरादे बदल तो दिए, वादे ने तेरे सारे इरादे बदल तो दिए, हालांकि दर्द दिल में ज़रा भी कमी नहीं है। तो समस्याएं वैसी की वैसी हैं विवेक जी, समस्याओं में कोई दिक्कत नहीं है। लोग मतलब सुलझाव नहीं हुआ है, समस्याएं वैसी की वैसी हैं, दिक्कतें हैं, पर लोगों का जो वोटिंग पैटर्न है वो नया तरीका से है कि ये हमारे समझ, सोच, धर्म, व्यक्ति के ज़्यादा करीब है या वो करीब है। तो जो ज़्यादा करीब है जनता उसकी तरफ ही झुक रही है विवेक जी। बिल्कुल, तो जो ज़्यादा करीब है जनता उसकी तरफ झुक रही है। 26 तारीख को मतदान होने हैं और मथुरा में जीत का पेड़ा कौन खाएगा, ये 4 जून को नतीजे बताएंगे। नमस्कार।